हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स वैसा शेयर है जिसको प्रायोरिटी दिया जाता है ओवर इक्विटी शेयर्स। ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी दिया जाता है ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी जब डिविडेंड दे देता है तो इक्विटी से पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करता है। कंपनी ने अगर लॉस भी कमाया है तब भी वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके प्रेफरेंस शेयर्स को पे ज़रूर करता है। ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पे किया जाता है। ओके, ऑन द अदर हैंड हमने देखा था कि कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट नहीं होता है या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं वो रिस्क बेयर नहीं करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स ने रिस्क बेयर किया है। जब भी कंपनी लॉस कमाएगा तो उसे वो लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो इसी कारण जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वोटिंग राइट्स उनके पास नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने मेरिट्स और लिमिटेशंस में प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है रिटेन अर्निंग। ओके, रिटेन अर्निंग क्या है, उसके मेरिट्स एज वेल एज उसके लिमिटेशंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंपनी जो है जब वो प्रॉफिट अर्न करता है, क्या वो सारा का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है? ऐसा नहीं होता है। वो कुछ पैसे को रिजर्व करता है। जो सरप्लस अमाउंट होता है वो उसे कहीं ना कहीं रिजर्व के तौर पर रखता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए है और ए जो है वो कहीं जॉब पर जाता है, वो किसी के अंडर काम करता है। ओके, वो जब किसी के अंडर काम करता है तो उसका सैलरी जो है वो पर मंथ 10,000 रुपीज़ अर्न करता है। ओके, अब मिस्टर ए जो है वो पर मंथ 10,000 रुपीज़ अर्न कर रहा है। क्या वो सारा का सारा पैसा खर्च कर देगा या कुछ पैसे को वो सेव करके रखेगा? अगर उसने सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया तो फ्यूचर में उसे प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का हेल्थ इशू हो गया या किसी चीज़ की आवश्यकता हो गई तो उसे या तो अपने फ्रेंड से लोन लेना पड़ेगा या फिर वो बैंक के पास जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये देखना है कि मिस्टर ए का जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो कितना है। ओके, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि टोटल एक्सपेंस उसका 6,000 है और सेविंग वो कितना कर पा रहा है, बच कितना रहा, उसके पास 4,000 रुपये बच रहा है। अगर वो 4,000 रुपये को सेव नहीं करे और उन सारे पैसों को वो खर्च कर देगा, कभी भी उसे कोई प्रॉब्लम होगा तो वो अपने फ्रेंड के पास जाएगा और फ्रेंड ने अगर उसे लोन दे दिया है, मान लेते हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन फिर भी एक प्रेशर होता है कि विद इन अ टाइम उसे कंप्लीट करना है, अपना लोन पैसा पे करना है। अगर वो बैंक के पास जाएगा तो उसे विद इन अ टाइम पे करना होगा विथ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के साथ, तो एक प्रेशर बना होता है। तो एक अच्छा इंडिविजुअल या अच्छा व्यक्ति वही होता है कि जितना वो अर्न कर रहा है या जितना वो कमा रहा है उन कमाई में से वो कुछ पार्ट को अलग कर दे या कुछ पैसे को अलग कर दे कि अगर फ्यूचर में कभी आवश्यकता होगी तो वो उस पैसे को यूज़ करेगा। मान लेते हैं ए ने टोटल एक्सपेंस कितना किया, 6,000 किया, बचा उसका कितना, 4,000 रुपये बचा। अब जब 4,000 रुपया वो सेव कर देगा और फ्यूचर में मान लेते हैं कि 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, अगर उसे पैसे की आवश्यकता हुई तो वो अपने इन 4,000 को यूज़ कर सकता है। जब वो 4,000 को यूज़ करेगा तो उसे किसी को इंटरेस्ट देने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर उसने सारा का सारा पैसा ही यूज़ कर दिया तो उसे रिटर्न करने की आवश्यकता या उस पर कोई भी प्रेशर नहीं होगा। तो ये एक इंडिविजुअल होता है जो अपने अर्निंग को कैसे सेव करना है, कितना उसका एक्सपेंस है, वो कैलकुलेट करता है। हम अपनी लाइफ में डे टू डे अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद हम टोटल करते हैं कि हमारा अर्निंग कितना है और एक्चुअल हमारा एक्सपेंस कितना है। आप उन लोगों से मिलो जो बिज़नेस कर रहे हैं लंबे समय से, वो बताएंगे कि हमारी कंपनी कितने समय से रन कर रही है मार्केट में, हमारा गुडविल क्या है या हमारा रेपुटेशन मार्केट में क्या है, और उसी के बेसिस पर हम मार्केट से अर्न करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं गुडविल या रेपुटेशन,
तो कंपनी अपना गुडविल कैसे क्रिएट कर सकती है, कैसे मार्केट में बना सकती है? जब एक कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट को सेल आउट करती है, यानी वो किसी प्रोडक्ट को बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, तो मैन्युफैक्चर करने के बाद जब वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है तो कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उन ऑप्शंस में से पर्टिकुलर कंपनी को ही क्यों कस्टमर सेलेक्ट करेगा? उसको वो ये देखता है कि जितना मैं पे कर रहा हूँ क्या उतना मुझे उससे सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा, जितना क्वालिटी मुझे चाहिए क्या वो प्रोडक्ट मुझे उतना क्वालिटी देगा। अगर एक कंपनी उतना दे रहा है तो वो मार्केट में नंबर ऑफ कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और वो मार्केट में अपने गुडविल को बिल्डअप कर रहा है और उसी गुडविल की बदौलत वो मार्केट से प्रॉफिट कमाएगा। सो डैट हम बात करते हैं रिटेन अर्निंग की। द इंटायर अर्निंग ऑफ अ कंपनी, ओके, जितना भी कंपनी अर्न कर रहा है, इंटायर ऑफ अ कंपनी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स। और किसके बीच में सारा का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है डिविडेंड के तौर पर? शेयर होल्डर्स के बीच में। मैंने आपको मिस्टर ए का एग्जाम्पल दिया कि मिस्टर ए अगर 10,000 रुपये कमा रहा है तो वो पूरा का पूरा पैसा खर्च नहीं करेगा, वो कुछ पैसे को सेव करके रखेगा कि फ्यूचर में अगर उसे पैसे की आवश्यकता हुई तो उन पैसे को वो यूज़ कर सकता है। ओके, मान लेते हैं कि 10,000 रुपये वो पर मंथ कमा रहा है और 4,000 रुपया वो सेव कर रहा है। उसको कंटिन्यू सैलरी मिलता चला जा रहा था और वो यही काम करता चला आ रहा था कि 6,000 इसमें से डिडक्ट कर रहा था और बचा 4,000 रुपया वो सेव कर रहा था। एक साल के बाद ऐसा हुआ कि उसको 3 महीना का पैसा नहीं मिला, 3 मंथ्स का सैलरी उसको नहीं मिला। अब 3 महीने का नहीं मिला, फिर भी उसके खर्चे तो पे करने होंगे उसे। ओके, तो यहाँ पर वो क्या करेगा? अपने सेविंग अमाउंट को यूज़ करेगा। अगर वो सेव नहीं करता तो प्रेशर होता, तो वो अपने सेविंग अमाउंट को यूज़ करेगा। उसी प्रकार कंपनी जितना अर्न करती है उन सारे अर्निंग को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती है अमंग्स द शेयर होल्डर्स डिविडेंड के तौर पर, क्योंकि कंपनी ये भी सोचती है कि अगर किसी साल हमने प्रॉफिट अर्न नहीं किया या हमारा सामना लॉस से हो गया तो क्या हम उस चीज़ को एज इट इज़ छोड़ देंगे या अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ पे करेंगे। तो कंपनी फ्यूचर को ध्यान में रख कर के कुछ ना कुछ सेविंग करता है, कुछ ना कुछ रिटेन करता है और रिटेन करने के बाद फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा होता है तो उस अमाउंट को यूज़ किया जा सकता है। A reasonable part of it is retained as reserve or surplus. Okay, reserve as surplus. अगर हमारे एक्सपेंस से ज़्यादा हम अर्न कर रहे हैं और बचा हुआ अमाउंट को हम रिजर्व करते हैं या सरप्लस के तौर पर उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर देते हैं तो वो हमारे लिए ही बेनिफिट्स का काम करता है। वैसे समय पे जब कोई भी साथ नहीं देगा तो वो जो सरप्लस का अमाउंट है, वो जो हमने रिजर्व करके रखा है, वो हमारे डिफ़िकल्ट टाइम में हमें हेल्प करेगा और लॉस से ओवरकम होने में हेल्प करेगा। ओके, क्योंकि लॉस जो है वो कंपनी से एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। कंपनी जो है वो अप्स एंड डाउन्स फेस करता है, रिस्क लेता है। तो जब वो रिस्क लेता है या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में वो जो अमाउंट है वो हेल्प करता है। अगर लॉस होगा तो हम उसको कंपनसेट कर सकते हैं उतना, अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाया तो और उसको हम लोग अपने कंपनी को डेवलप करने में वो पैसा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिटेन अर्निंग रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ केप्ट एज रिजर्व फॉर यूज इन फ्यूचर, यूज इन द फ्यूचर। तो वैसे प्रॉफिट या वैसा अर्निंग का पार्ट जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं उसको कुछ ना कुछ हम रिजर्व करके रखते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर पाए। तो रिटेन अर्निंग रेफर करता है प्रॉफिट के वैसे पार्ट को जिसको रिजर्व किया जाता है ताकि कंपनी जो है फ्यूचर में उस अमाउंट को यूज़ कर पाए। अगर कंपनी ने रिजर्व करना स्टार्ट नहीं किया है या कंपनी 5 साल से एग्जिस्ट कर रहा है या 6 साल से एग्जिस्ट कर रहा है और फिर भी वो सारा का सारा पैसा अपना डिस्ट्रीब्यूट करता चला जा रहा है या खर्च करता चला जा रहा है, तो वैसी कंपनी लंबे समय तक एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकती या वो ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा।
ऑन द अदर हैंड अगर हम मानते हैं कि मिस्टर ए जितना अर्न कर रहा है 10,000 और वो सारा का सारा पैसा अगर खर्च करता चला जा रहा है और फ्यूचर में जब उसे पैसे की आवश्यकता होगी, अगर उसके किसी फ्रेंड्स ने अगर उसे पैसा नहीं दिया या इतना कैपेबल नहीं है कि वो बैंक से लोन ले पाए, अगर वो बैंक से लोन लेगा तो उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और विद इन अ टाइम पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके पास वैसा प्रॉपर्टी भी नहीं है कि वो मॉर्गेज कर पाए, सो डैट वो अगर इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ रिजर्व करके रखेगा ताकि वो फ्यूचर में कुछ ज़्यादा लॉस को बेयर ना करे। तो हमने यहाँ देखा कि रिटेन अर्निंग वैसा प्रॉफिट का पार्ट होता है जिसको कंपनी रिजर्व करके रखता है ताकि वो फ्यूचर में उससे को यूज़ कर पाए और अपने कंपनी के बेनिफिट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी जो है वो ऐसे ही किसी भी खर्च को वो कर दे। कंपनी ये देखता है कि मैं जो खर्च कर रहा हूँ उससे हमें रिटर्न कितना मिलेगा। अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट के बाद हमें उससे रिटर्न कितना प्राप्त होगा। नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल फाइनेंसिंग। अगर हम लोग रिटेन अर्निंग की बात करते हैं तो रिटेन अर्निंग को इंटरनल फाइनेंसिंग भी बोला जाता है, क्योंकि हम इसमें किसी बाहर वाले से पैसा नहीं ले रहे। अगर हम लोग एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करते हैं तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में क्या होता है कि कंपनी जो है वो किसी बाहर के व्यक्ति से या इन्वेस्टर से या किसी और चीज़ से वो फॉर एग्जाम्पल बैंक से वो लोन ले रहा है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहा है तो वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में काउंट होगा और उस कंपनी को उतने समय में उस अमाउंट को पे करना होगा। अगर वो पे नहीं करेगा तो हो सकता है कि और लायबिलिटी उसका इंक्रीज करता चला जाए और वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल ना हो। अगर कंपनी इंटरनल सोर्सिंग करता है या इंटरनल फाइनेंसिंग को यूज़ करता है तो वो फ्री होकर के अपना डिसीजन ले सकता है। फॉर एग्जांपल मानते कि अगर उसका पैसा डूब भी गया, अगर उसको लॉस भी हो गया तो तब भी उसे किसी को आंसर करने की आवश्यकता नहीं है या जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, और इसे हम लोग सेल्फ फाइनेंसिंग बोलते हैं क्योंकि कंपनी अपने रिजर्व किए हुए अमाउंट को खुद की कंपनी में लगा रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ फाइनेंसिंग प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो ये इसके 3 नाम हैं जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट वी हैव इज रिटेन अर्निंग आर शेयर होल्डर्स फंड्स। रिटेन अर्निंग जो है वो किसका फंड होता है, वो शेयर होल्डर्स का फंड होता है। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ऑनर ऑफ द कंपनी होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। तो अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं तो वो पैसा किसका है, शेयर होल्डर्स का है। देयर इज नो एक्सटर्नल लायबिलिटी, और कंपनी पर कोई भी एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है। दैट इज कंपनी इज अंडर नो प्रेशर टू पे बैक दिस अमाउंट, और कंपनी पर कोई भी प्रेशर नहीं होता है क्योंकि ये एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, किसी बाहर वाले को पैसा चुकाना नहीं है। ये किसका पैसा है, रिटेन अर्निंग आ शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स का ही फंड है। अगर शेयर होल्डर का फंड है, शेयर होल्डर कंपनी के ही ऑनर है, जब वो कंपनी के ऑनर हैं तो उन्हें किसी को भी पे करने की ज़रूरत नहीं है और कंपनी पे कोई प्रेशर भी नहीं है कि हमें इतने समय में इतना अमाउंट पे करना है या इतने इंटरेस्ट के साथ इतना अमाउंट पे करना है। कंपनी फ्री होकर के उस अमाउंट को यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। रिटेन अर्निंग का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। फैक्टर्स क्या है, लाइक नेट प्रॉफिट, कितना हमारा नेट प्रॉफिट है, हमने कितना अर्न किया है, ओके, सारे एक्सपेंसेस के बाद डिविडेंड पॉलिसी क्या है हमारा, एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एज यानी वो कितने लंबे समय से रन कर रहा है, कितने समय से वो मार्केट में एग्जिस्ट है, कितना उसका रेपुटेशन है, कितना उसका गुडविल बना हुआ है मार्केट में, नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं जो उसके प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ये सारे फैक्टर्स जो हैं जो कंपनी को या कंपनी उन पर डिपेंड करता है कि वो रिटेन अर्निंग कर पाए। अगर आप बात देखोगे कि कोई भी नई कंपनी है वो तुरंत में रिटेन अर्निंग स्टार्ट नहीं करता है या रिजर्व करना स्टार्ट नहीं करता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर बी है और बी ने अपना एक कंपनी खोला है, ओके, तो ये कंपनी किसकी है? बी कंपनी है। तो बी कंपनी अगर है तो बी ने आज कंपनी खोला और आज वो रिजर्व करना स्टार्ट नहीं कर देता है, क्योंकि अभी उसे मार्केट में अपना रेपुटेशन बिल्डअप करना है, गुडविल बनाना है, मार्केट से प्रॉफिट अर्न करना है। मार्केट में जब तक नंबर ऑफ कस्टमर का बी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे तब तक जो कंपनी है वो रिजर्व करना स्टार्ट नहीं करेगा। उसको और पैसा लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्सेस के माध्यम से, या अगर उसके पास है तो वो लगा सकता है, अगर उसके पास नहीं है तो एक्सटर्नल सोर्सेस को यूज़ करके वो या एक्सटर्नल फाइनेंसिंग वो कर सकता है। लेकिन नई कंपनी को कभी भी आप नहीं देखोगे कि वो रिजर्व करना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि जब वो स्टार्ट करता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करना चाहता है। जब कंपनी स्टार्ट होता है ऐसा नहीं कि एट अ टाइम वो सारी चीज़ें अरेंज कर लेता है। फॉर अ टाइम बिंग वो बिज़नेस को स्टार्ट करता है विथ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, और वो धीरे धीरे रिसोर्सेज को गैदर करना, कलेक्ट करना स्टार्ट करता है। जब वो धीरे धीरे स्टार्ट करता है तो मार्केट में नंबर ऑफ कस्टमर भी धीरे धीरे ही इंक्रीज़ होंगे, स्टेप बाय स्टेप ही वो पूरा करना स्टार्ट करेगा। तो वैसी कंपनी जो अभी नई है तो वो रिजर्व नहीं करता, लेकिन वैसी कंपनी जो लंबे समय से मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है या वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो लंबे समय से चल रहा है तो वो रिटेन अर्निंग कर सकता है और उसी अर्निंग के माध्यम से वो मैक्सिमम प्रॉफिट भी अर्न करेगा। तो ये हमारा रिटेन अर्निंग का डेफिनेशन था जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं मेरिट्स के बारे में, यानी जो एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ रिटेन अर्निंग। पॉइंट नंबर 1, डिपेंडेबल सोर्स। ओके, रिटेन अर्निंग आर मोर डिपेंडेबल देन एक्सटर्नल सोर्स। अगर हम डिपेंडेबल की बात करते हैं या डिपेंड होने की बात करते हैं तो रिटेन अर्निंग जो है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है किसके मुकाबले में? एक्सटर्नल सोर्सेज के मुकाबले में। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो रिटेन अर्निंग जो है वो बहुत ही अच्छा होगा किसी भी कंपनी के लिए अगर हम कंपेयर करेंगे उसे एक्सटर्नल सोर्सेज से, क्योंकि जब हम रिटेन अर्निंग के थ्रू कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या कंपनी में पैसा लगाते हैं, पैसे की जवाबदेही हमें किसी को नहीं देना होता है, क्योंकि वो पैसा जो है वो कंपनी का ही पैसा है, किसी बाहर वाले का पैसा नहीं है। एज दे डू नॉट डिपेंड ऑन इन्वेस्टर्स, और वो किस पर डिपेंड नहीं होते? अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो किसी बाहर वाले से हमें पैसा अरेंज करना होता है, फंड अरेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स हो गए या प्रेफरेंस हो गए या मार्केट कंडीशन, तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम पैसा अरेंज करते हैं। अगर मार्केट कंडीशन अच्छा नहीं है तो कोई भी हमें लोन नहीं देगा, अगर कोई लोन नहीं देगा तो हम अपनी कंपनी में नहीं लगा पाएंगे, और कंपनी में नहीं लगा पाएंगे तो कंपनी हमारा ग्रो कैसे करेगा? अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगा तो एट द एंड हम प्रॉफिट कैसे अर्न कर पाएंगे? तो एक्सटर्नल सोर्सेज जो है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स पर, डिपेंड करता है मार्केट के कंडीशन पर। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें लोन मिल जाएगा, लेकिन वो एक लायबिलिटी होगा, हमें एक समय पे उस लायबिलिटी को पूरा करना होगा। लेकिन अगर हम लोग रिटेन अर्निंग की बात करते हैं तो वो लायबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि वो कंपनी का ही पैसा होता है और वो परमानेंट फंड है। ओके, आपको हमेशा याद रखना है कि जो रिटेन अर्निंग है वो परमानेंट फंड है कंपनी का, और कंपनी पर वो लायबिलिटी नहीं होता है या कंपनी को किसी और को चुकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी का ही पैसा माना जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमिकल। इट इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। ओके, इट इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल, बहुत ही आसान तरीका है कंपनी को फंड्स अरेंज करवाने का। अगर हम चाहते हैं कि अपनी कंपनी में हम पैसा अरेंज करें या हम अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें या करवाएं, तो एक्सटर्नल सोर्सेज को अगर यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर हमने एक भी स्टेप को छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं हम लॉ को या रूल्स को
तोड़ रहे होंगे। लेकिन अगर हम लोग रिटेन अर्निंग करते हैं तो यहाँ पर देखा जाता है कि ये बहुत ही इकोनॉमिकल यानी आसान तरीका है इन पैसों को यूज़ करने का। एंड इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट, और इसको यूज़ करने के लिए हमें ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और फ्लोटेशन कॉस्ट। मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी शेयर इशू करता है तो शेयर इशू करने के लिए उसे बहुत सारे प्रोसीजर स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल उसे नोटिस सर्कुलेट करना पड़ता है जिसे हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद ही जो इन्वेस्टर्स हैं या जो और लोग हैं जो कंपनी के शेयर परचेस करना चाहते हैं या कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो बहुत सारे स्टेप्स के बाद। लेकिन अगर हम रिटेन अर्निंग करते हैं तो वो बहुत ही इकोनॉमिकल है, आसान है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट यानी बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 3 इज मोर फ्रीडम। Retained earning do not dilute the control as there is no increase in the number of shareholders. जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो हमने ये देखा कि कंपनी में जितने भी पहले से शेयर होल्डर्स थे और जो नए शेयर होल्डर्स आए, अब जो उनका ऑथोरिटी है या जो शेयरिंग रेशियो है वो बढ़ता चला गया। पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 10 शेयर होल्डर्स थे फॉर एग्जांपल, तो 10 शेयर होल्डर्स अगर हम हमारे पास हैं तो हम कितने के बीच में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, यानी 10 शेयर होल्डर्स के बीच में। फिर कंपनी ने शेयर और इशू किया और यहाँ पर ऐड हो गए 5 और शेयर होल्डर्स, टोटल कितने हो गए 15 शेयर होल्डर्स। अब जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितने शेयर होल्डर्स के बीच में होगा, तो आप बोलोगे कि टोटल 15 शेयर होल्डर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 5 इंक्रीज कर गए, तो 5 इंक्रीज कर गए तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा ना प्रॉफिट का, जितना पहले मिलता था अब वो उतना नहीं मिलेगा। तो अगर कंपनी शेयर इशू करता है तो शेयर इशू करने से देखा जाता है कि कंपनी के पास तो पैसा आ रहा है, लेकिन शेयर होल्डर्स का जो कंट्रोल है या जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करता चला जाता है। कंट्रोल जो है वो उतना नहीं बरकरार रहता है क्योंकि अब शेयर होल्डर्स जो हैं वो भी कंपनी में बराबर के हिस्सेदार हैं। As funds are generated internally, there is a greater degree of operational freedom and flexibility. अगर हम रिटेन अर्निंग करते हैं कंपनी में, उसी पैसे को यूज़ करते हैं जिसको कंपनी ने रिजर्व करके रखा है, तो यहाँ पर देखा जाता है कि जितने भी शेयर होल्डर्स पहले से हैं वो फ्री होकर के अपना काम कर सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं होता है, उन पर कोई टेंशन नहीं होता है कि जो हमारा कंट्रोल है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। वैसा कोई सिचुएशन नहीं होता है कि जिससे उन्हें ज़्यादा टेंशन हो और वो कंपनी में कम फोकस कर पाए। ओके, नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड क्या बोलता है, अ कंपनी विथ एडुकेट सरप्लस कैन पे अ स्टेबल रेट ऑफ डिविडेंड। कंपनी अगर अच्छे कंडीशन में है या उस सिचुएशन में है जहाँ पर उसके पास पैसा है, अगर उसने लॉस भी किया है या उसने लॉस को फेस भी किया है, तब भी वो उस लॉस से ओवरकम हो सकता है। टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इवन ड्यूरिंग द इनसफिशिएंट प्रॉफिट। हमने ये देखा था प्रीवियस वीडियो में कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनको तभी पैसा मिलता है या तभी डिविडेंड दिया जाता है जब सारे ही क्रेडिटर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर्स को पे कर दिया जाता है। अगर अमाउंट बचता है तभी हम किसको पे करते हैं, रिटेन इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के ऑनर कहलाते हैं, कंपनी के मालिक कहलाते हैं। तो कंपनी के मालिक को पैसा देने से पहले हमें किसको पैसा देना होगा, जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, जिनके पास से कंपनी ने पैसा लिया है, अब उन्हें समय पर तो पैसा देना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करता है कि इक्विटी से पहले प्रायोरिटी उन लोगों को देता है जो उसके क्रेडिटर्स होते हैं। ओके, कंपनी ने अगर प्रॉफिट कमाया तो ठीक है, कंपनी ने अगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया है और सारा पैसा अगर वो क्रेडिटर्स को ही दे देता है या उसको दे देता है जो इन्वेस्टर्स हैं,
तो फिर देखा जाता है कि जो रिटेन अर्निंग है वो हेल्प करता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कैसे करता है कि उस पैसे के माध्यम से हम उनको क्या दे सकते हैं, उनको हम डिविडेंड दे सकते हैं। यानी जो रिटेन अर्निंग हमारा था, तो रिटेन अर्निंग को हम यूज़ कर सकते हैं डिविडेंड के तौर पर, और उस पैसे को हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स इन बिजनेस। ओके, रिटेन अर्निंग के पास ये एबिलिटी है कि वो अनसर्टेनिटीज़ को एब्जॉर्ब कर पाए, या शॉक्स जो होते हैं कंपनी के लिए वो उनसे ओवरकम होने में हेल्प करता है। कैसे, लेट्स सी। इट इन्हांस द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड एंड सडन बिजनेस शॉक्स। हम अगर किसी इंडिविजुअल के लाइफ के बारे में बात करते हैं तो ऐसा है नहीं कि सभी लोगों का जो लाइफ है वो स्मूथली रन करता है। हमारी जो ज़िंदगी है उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना होता है। क्या हम डिफ़िकल्टीज़ को जब फेस करते हैं, क्या हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, या बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। जब भी किसी इंडिविजुअल को किसी भी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है तो वो थोड़ा सा अनहैप्पी हो जाता है, लेकिन अगर उसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो तो वो उससे ओवरकम हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का बाइक है वो चोरी हो गया तो वो रिपोर्ट लिखाएगा। अगर बाइक मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो वो दूसरा बाइक ले सकता है क्योंकि उसके पास पैसा एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर वैसी कंपनी जो अभी नई बनी है और उसके पास रिजर्व भी नहीं है और उसे अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया, क्या वो उससे ओवरकम हो पाएगा? तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि उसे लोन लेना पड़ेगा, उसे किसी एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज़ करना पड़ेगा, तब जा कर के वो अपनी कंपनी में पैसा अरेंज कर पाएगा। और जो वो पैसा अरेंज करेगा वो भी क्या होगा, एक लायबिलिटी होगा। उसे सही समय पर, अगर वो लोन ले रहा है बैंक से तो विथ इंटरेस्ट उसे पे करना होगा। अगर किसी फ्रेंड से लिया है तब भी उसे अगर इंटरेस्ट नहीं देना है, लेकिन एक अमाउंट तो उसे पे करना पड़ेगा। वो ऐसा तो है नहीं कि उस अमाउंट से डिनाई कर जाएगा। लेकिन जो रिटेन अर्निंग होता है वो हेल्प करता है कंपनी को वैसे अनएक्सपेक्टेड या सडन शॉक से जिसके बारे में कंपनी ने शायद अभी सोचा नहीं, या कंपनी सोच नहीं रहा था कि मुझे ये भी लॉस हो सकते हैं, या इस लॉस को मैं फेस करूंगा या मेरी कंपनी फेस करेगी। तो जब भी वैसा कोई सडन बिजनेस शॉक्स बिजनेस में होता है या अराइज होता है ड्यू टू इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द कैपिटल मार्केट जो है वो फ्लैक्चुएट अगर कर जाता है, फॉर एग्जांपल बहुत लो चला गया है या वो डिक्रीज़ कर गया है, तो उससे क्या होगा, कंपनी पर भी तो असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी में हमारे 100 कस्टमर थे, अब 100 में से केवल हमारे पास मान लेते हैं कि 70 कस्टमर ही बचे हैं, जो 30 थे वो किसी और कंपनी पे मूव ऑन कर गए, तो ये क्या हुआ, सडन लॉस हो गया। कंपनी ने तो एक्सपेक्ट किया था कि हमारे पास 100 कस्टमर हैं, हम 100 कस्टमर से रेगुलरली प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन सडनली हमारे जो 30 कस्टमर थे वो मूव ऑन कर गए, तो हमारे पास बचे कितने, केवल 70। तो 70 से ही हमने क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो ये बिजनेस के लिए क्या होगा, अनसर्टेन या अनएक्सपेक्टेड लॉस होगा। और जब बिजनेस को अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है तब उस समय रिटेन अर्निंग जो है वो हेल्प करता है ओवरकम होने में। रिटेन अर्निंग जो है वो ऐसा नहीं है कि एकदम उसको कवर अप कर देता है, बिल्कुल नए तरीके से हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लॉस को कंपनसेट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, इन्हांस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। रिटेन अर्निंग जो है इन्हांस करता है मार्केट वैल्यू को। मार्केट में किसका वैल्यू होगा, तो शेयर्स का वैल्यू होगा। शेयर यानी कंपनी का जो रेपुटेशन है वो मार्केट में और इन्हांस करता है, किसके वजह से, रिटेन अर्निंग के वजह से। रिटेन अर्निंग इंक्रीजेज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ।
रिटेन अर्निंग क्या इंक्रीज करता है? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करता है, अर्निंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस, इट में लीड्स टू इंक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर। जो कंपनी ज़्यादा लोन लेता है क्या उसका रेपुटेशन मार्केट में ज़्यादा अच्छा होगा, या वो कंपनी जिसने अभी लोन नहीं लिया है या कम से कम लोन लिया है और वो अपने ही पैसे को ज़्यादा कंपनी में यूज़ करता है? तो आप बोलोगे कि वो कंपनी जिसने मार्केट से कम लोन लिया है, जिसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कम लोन लिया है, जिसके ऊपर सबसे कम लायबिलिटी है, वो कंपनी का पोजीशन या मार्केट में रेपुटेशन सबसे अच्छा होगा। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब हम रिटेन अर्निंग के थ्रू उस चीज़ को पूरा कर पाएंगे। पैसे की कमी यानी जो फंड्स की कमी है वो हर बिजनेस में रहता है। ऐसा नहीं है कि आज अगर बिजनेस में पैसा लगाया है तो वो लंबे समय तक पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है और उसी पैसे से हमारा बिजनेस चलेगा। टाइम टू टाइम बिजनेस में फंड्स की आवश्यकता होती है क्योंकि रिसोर्सेज की आवश्यकता हमें हर समय होता है। तो उन चीज़ को पूरा करने के लिए हमें क्या चीज़ होना चाहिए हमारे पास? तो हमारे पास फंड्स होना अनिवार्य है। अगर फंड्स नहीं होगा तो हम बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मार्केट में उस कंपनी का ज़्यादा वैल्यू होता है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं हो। अगर वो कंपनी जो दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड है, जिसके सर पे बहुत ज़्यादा लोन है, तो जितने भी लोग हैं उस कंपनी के शेयर्स परचेस करना नहीं चाहेंगे। वो ये चाहेंगे कि हम उस कंपनी के शेयर्स को परचेस करें जिसके ऊपर लायबिलिटी कम है, जिसका मार्केट में गुडविल अच्छा है, जिसका रेपुटेशन अच्छा है, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेशंस यानी डीमेरिट्स। फर्स्ट, डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स के बीच में डिससेटिस्फैक्शन रहता है। अब डिससेटिस्फैक्शन क्यों शेयर होल्डर्स के बीच में रहता है? मैंने आपको बताया कि जो रिटेन अर्निंग है वो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये हमारा प्रॉफिट है। ओके, ये वाला जो पार्ट है हमने क्या कर लिया है? रिटेन कर लिया है। ओके, ये पार्ट को कंपनी ने रिटेन कर दिया। अब ये वाला ही पार्ट जो है कंपनी को क्या करना है? क्रेडिटर्स को भी पे करना है इसी में से, और क्रेडिटर्स प्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स सभी को देना है। कहाँ से देना है? इस पार्ट से देना है। अब जो शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनका ये कहना है कि हमें यहाँ से भी मिलना चाहिए, तो वो डिससेटिस्फाई रहते हैं अपने डिविडेंड से। द शेयर होल्डर्स में बी डिससेटिस्फाइड विद द कंपनी एज रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट रिड्यूस द रेट ऑफ डिविडेंड। जब कंपनी रिटेन करता है प्रॉफिट के उस पार्ट को तो क्या घट जाता है? रेट ऑफ डिविडेंड डिक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ डिविडेंड रिड्यूस हो जाता है। तो जब रेट ऑफ डिविडेंड रिड्यूस हो जाएगा तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, तो वो ज़्यादा खुश तो होंगे नहीं, वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे क्योंकि उनके ही प्रॉफिट के से रिटेन किया गया है। ऐसा तो है नहीं हम क्या करेंगे? क्रेडिटर्स का जितना भी बकाया पैसा है उसे तो पे करना ही पड़ेगा क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर्स है। नेक्स्ट वी हैव इज अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड्स एज द प्रॉफिट आर फ्लैक्चुएटिंग। नेक्स्ट, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विथ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी फर्म एंड मे लीड्स टू सब ऑप्टिमम यूज ऑफ फंड। तो ये हमारा था रिटेन अर्निंग का लिमिटेशंस जो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। ओके।